डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेरी हैप्पी कि चलिए 24 घंटे के अंदर ही सही। मैं तो कोशिश कर रहा था कि कल ये मैं वीडियो ला पाऊँ, लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन रिकॉल करना, इतने सारे। तो आज भी जो मैं लेके आ पा रहा हूँ, कई कई स्टूडेंट का इसमें हाथ है, उन सब को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। ऋषभ जिन्होंने मेल से भेजा, और मेरे नेट जेआरएफ ग्रुप के बहुत सारे मेंबर, लेकिन आलिया का नाम लेना चाहूँगा, सनत का नाम लेना चाहूँगा, सनत कुमार दास। तो सनत और आलिया ने बहुत मेहनत किया है मेरे ग्रुप में, और ऋषभ ने बहुत मेहनत किया है बाहर से। उन सब के चलते आज हम लेके आए हैं मेमोरी रिकॉल्ड ऑलमोस्ट 85 के आसपास क्वेश्चन। लेकिन चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। अभी भूमिका को ज्यादा बड़ा नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं जो बोलूंगा डिस्क्लेमर, उसको गौर से सुनिएगा। यदि आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट, जो कल एग्जाम हुई है, नेट जेआरएफ की पॉलिटिकल साइंस की पेपर। उसमें जो 100 क्वेश्चन आए थे उसको मेमोरी रिकॉर्ड, क्योंकि पेपर मिलने में तो कुछ टाइम है, 10-15 दिन, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जिससे आपको आइडिया मिले। यदि आपने एग्जाम दिया है तब भी आप उत्सुक होंगे, और यदि आप जून में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद बेहद उपयोगी है। चलिए लेट अस बिगिन यूजीसी नेट दिसंबर 2024 साइकिल, पॉलिटिकल साइंस, मेमोरी रिकॉर्ड। यदि आप गलती से, आपको देखना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही होता है कि मेरे वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो सीयूईटी पीजी दे रहे हैं 2025 में, यदि ऐसा है, या मेरे कई स्टूडेंट को इसमें वैल्यू नजर आता है कि सीयूईटी पीजी का बैच ज्वाइन करें, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लेवल अब सेम होता है, तो आपको बताना है कि ये बैच चल रहा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है एट नॉमिनल कॉस्ट, और यहाँ पे आप रजिस्टर करने के लिए नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर इस पे भेज सकते हैं। ये तो आपको जानना बेहद जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के लिए। दीज आर द गोल्डन बुक्स, सीयूटी पीजी एग्जाम गाइड, यूजीसी नेट एग्जाम गाइड, ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस जो आप लोगों ने पॉपुलर बनाया हर एग्जाम के लिए। और यदि आप यूजीसी नेट के लिए बेस्ट 1000 एमसीक्यू देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो दिस इज द बुक। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी वीडियो के, वहां से आप क्लिक करके सीधा आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। अब गौर से समझिए कि ये देखिए मेमोरी रिकॉर्ड है। इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि सर ये नहीं था, वो नहीं था, फिर आपने तो भेजा नहीं है। ये रियल क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट डिस्क्लेमर। सेकंड, इसमें जो ऑप्शंस हैं, यदि क्वेश्चन सही भी हैं तो इसके ऑप्शन बनाए गए हैं, क्योंकि ऑप्शन स्टूडेंट याद नहीं कर पाते, वो एक ऑप्शन बता पाते हैं। इसलिए ये ऑप्शन इसमें जो है, मैंने सोच के जो मुझे लगा कि आपको फायदा होगा, या आपको रियल लगे, या आपको आगे एग्जाम के लिए फायदा हो, ऐसे बनाया गया है। और कुछ क्वेश्चन इसमें बिल्कुल गलत हो सकते हैं, जो स्टूडेंट पेपर 1 का याद कर लेते हैं वो इसमें डाल देते हैं, या कुछ क्वेश्चन एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज में होगा, जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना, और कोई स्टूडेंट कह रहे नहीं सर मैच करने के लिए था, तो मैंने मैच करने का दे दिया है। तो इस टाइप के भी हो सकते हैं। विद दिस आपको एक मोटा मोटा एक फील देता है कि हाँ ऐसा ही पेपर था। ये तो आपको बिल्कुल अंदाज लग जाता है, और वही इसका पर्पस है। इसका पर्पस ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन बताया जाए। चलिए अब विद दिस डिस्क्लेमर हम लोग करते हैं शुरू, और बहुत तेजी से, क्योंकि इसमें मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत कम दे रहा हूं, केवल ये आपको बताने के लिए किस तरह के क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। मुझे लगता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछते हैं। मुझे तो लगा था कि ये पेपर 1 में है, लेकिन बताया गया नहीं पेपर 2 में है, और इसका सही आंसर है 1866। ये सब डिफिकल्ट है। और एक बात मैं आपको और बोल दूं कि ये पेपर देख के लगता है कि एनटीए ने कुछ क्वेश्चन जुटा लिए हैं। जो जून वाली जो इनकी साइकिल हुई थी, उन्होंने ढेर सारे क्वेश्चन बहुत लो लेवल 1 मेमोरी बेस्ड, रोट लर्निंग बेस्ड, क्रोनोलॉजी, डेट, इन सब के जुटा लिए, और उन्हीं को ये यूज कर रहा है। दे आर नॉट डेवलपिंग न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसके चलते इस सीरीज, अब ये चौथा पेपर है जो आसान भी है, रोट लर्निंग पे है, कुछ अकवर्ड टाइप के डेट वेट हैं। देख के लगता ही नहीं है कि ये किसी एनटीए लेवल के, मतलब यूजीसी नेट लेवल का जो है एग्जामिनेशन हो सकता है। बट एनीवेज, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ? 1866 में। गैंग प्लैंक मींस व्हाट? अब ये सब क्वेश्चन तो इवन सीयूईटी पीजी के लिए भी आसान हो जाता है। कितनी बार मैंने बताया कि गैंग प्लैंक जो है, ये फायोल ने कहा था कि वैसे तो मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, इसके मैनेजर जो है
यदि यहाँ एक मैनेजर है और उसका पैरेलल डिपार्टमेंट 2 में उसके लेवल का यहाँ है, तो उसको बात ऐसे करनी पड़ेगी, पहले अपने बॉस तक जाओ फिर उसके बॉस नीचे, ऐसे। लेकिन गैंग प्लैंक कहता है कि टेम्पोरली ये लेवल जंपिंग हो करके डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, फिर ये यूजुअल जो हिरार्किकल कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश होगा। सो इट इज ए लेवल जंपिंग या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस विन इन 2014 जनरल इलेक्शन? क्या इस तरह का क्वेश्चन है। वी ऑल नो 44, फिर इस बार शायद 54 या 52। व्हेन डिड, सॉरी 2019 में फिर 50 कुछ था और इस बार 99। व्हेन डिड रशियन रूरल लेनिन डाइड? पिछली बार उन्होंने, आपको याद है कि उन्होंने पूछा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का डेट कब हुआ था, अब लेनिन का डेट पूछ रहे हैं। वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1924, लेकिन फिर भी इस तरह क्वेश्चन वी डोंट एक्सपेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर असैसिनेशन क्रोनोलॉजिकली, कब कब असैसिनेट हुए हैं ये पूछा गया है। ये मैंने बनाया है, इसमें कुछ तो बिल्कुल सही है, जॉन एफ कैनेडी थे, भंडार नायके थे, लेकिन बाकी मैंने जोड़ा है, जियाउर रहमान भी शायद थे। तो इसका आंसर तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब तो बिल्कुल रोट लर्निंग का है, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट का ये कहना था कि हर क्वेश्चन में केवल एक जानने से हो जाता है, इस टाइप की बातें थी। तो आपको हो सकता है कि जैसे यदि इसमें आप देखें कि बेनजीर भुट्टो का 2007 में हुआ और एक ही ऑप्शन है जिसमें कि बेनजीर भुट्टो लास्ट में है, तो इस तरह का ऑप्शन था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ WTO? मैंने कितनी बार बताया है कि ये नॉट ओनली फर्स्ट, ओनली शी इज ऑल्सो ओनली फ्रॉम अफ्रीका। जो अभी की जो है गोजी ओकोंजे इयोला, जो अभी करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं, प्रेसिडेंट नहीं डायरेक्टर जनरल कहते हैं, तो ये फर्स्ट वुमेन भी हैं। कंकरेंट लिस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें स्टेट और फेडरल यूनिट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, सेंट्रल पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हम लोगों ने लिया है? ये इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि देखिए, जब हम इंस्पायर हो सकते हैं तो यूएसए से होते हैं, फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू एंड मेनी अदर थिंग्स में, या हम कनाडा से होंगे जहां फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग सेंटर, या ऑस्ट्रेलिया से होंगे, दोनों फेडरल है। अमेरिका के फेडरलिज्म से भी कुछ चीज लिया है, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिया है। यूके से ले नहीं सकते हैं, वहां की केवल परंपरा ले सकते हैं क्योंकि वहां कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हम लोगों ने लिया है वो वेइमर रिपब्लिक, जो हिटलर के पहले जो वहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें यह था कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट सिटीजन के सस्पेंड होंगे, वहां से लिया है। वैसे इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यह है कि इमरजेंसी प्रोविजन इन जनरल हम लोगों ने कहां से लिया है? वो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। मैच सार्क समिट प्लेस विथ ईयर, कब हुआ था? तो ये भी स्टूडेंट कहते हैं आसान था कि इसमें सबसे लास्ट जो है वो पता लग जाता है, उस टाइप का था। मैंने तो बस इसमें आपको मैच करने के लिए दिया है, मतलब इसको बनाया है क्वेश्चन को, इसमें सही हो सकता है कुछ और ऑप्शंस हो। तो आप देख सकते हैं ढाका में पहला हुआ था, शायद फर्स्ट से ही मैच हो जाता था। न्यू दिल्ली में जो है 2 बार हुई है, ये 8 समिट 95 में, 14 2007 में। कोलंबो देख लीजिए, ये सब तो बस अब ये आया भी है कि नहीं, लेकिन सार्क समिट के प्लेस और ईयर आए थे। कौन सा था ये तो मैंने बनाया है। मैच द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क विथ देयर टेन्योर, इसमें भी स्टूडेंट का शायद कहना था कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे जिसके चलते, या लास्ट जो अभी जो करंट है वो थे, उसके चलते ये काफी आसान हो जाता था। तो अभी जो है गुलाम सरवर करंट है, यदि ये हो तो लास्ट में होंगे, और फर्स्ट जो है अबुल हसन है यदि ये हो तो फर्स्ट में होंगे। और ये क्वेश्चन पिछली साइकिल में भी पूछा गया था। विच ऑफ दीज पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच? अब यहां से जितने इस टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे कि विच ऑफ दीज पेयर आर इनकरेक्टली मैच या करेक्टली मैच, ये मैंने ये बनाया, सब मैचिंग था। एक्चुअल क्वेश्चन जो है मैच करना, जैसे ये और ऐसे मैच करना है, इस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन मैंने उसको, चूंकि ऑप्शन मेरे पास में पूरे नहीं है और आपको कुछ अच्छी बातें बतानी है, इसलिए मैंने सोच करके इसको इस तरह से रिफ्रेम किया, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच या इनकरेक्टली। उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि क्या मैचिंग में पूछा गया था। अब यहाँ पे जो था ये आप देखें कि ये तो इसी ढंग से था, जो इसमें है उसी ढंग से था कि कौन से कंट्री कब न्यूक्लियर बने हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि यूएसए सही है 1945 में, फिर यूएसएसआर बन जाता है 1949 में। फ्रांस जो है ये गलत है, फ्रांस 1960 में बन जाता है। चाइना 1964 लिखा हुआ है, तो चाइना जो है वो भी सही है, 64।
और इंडिया 1975 नहीं 74 है। तो 2 इसमें गलत हैं, फ्रांस और इंडिया, बाकी सही है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट सीट इन राज्यसभा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको पढ़ लीजिएगा। इंडिया का पहला जो है स्माइलिंग बुद्धा, और ये भी मैंने दे दिया है इसका जो 1960 में फ्रांस ने जो किया था न्यूक्लियर टेस्ट, उसका कोड नेम था गॉर्बॉय ब्लीव। तो आप देख सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं, आगे कहीं पूछे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट सीट इन राज्यसभा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब कि पहले जो है सबसे ज्यादा। तो आप देखिए कि जहां लोकसभा के सीट ज्यादा होंगे वहीं राज्यसभा के ज्यादा होंगे, क्योंकि दोनों पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बिहार में लोकसभा के 40 सीट हैं, इसलिए राज्यसभा के भी ज्यादा हैं, तो बिहार पहले होगा। और असम में लोकसभा के सबसे कम सीट है इन सब में, तो सबसे कम राज्यसभा के भी सीट होंगे। इससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। राज्यसभा टेन्योर वॉज फिक्स्ड बाय विच एक्ट, या विच प्रोविजन कर लीजिए। तो इसमें कोई एक्ट से जो है राज्यसभा का टेन्योर फिक्स नहीं हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के 1949, उसी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि राज्यसभा का टेन्योर 6 साल का होगा। तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका सही होना चाहिए। लॉ ऑफ पीपल इज ए बुक बाय, तो ये तो मैंने दिया है कि आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसका आंसर जॉन रॉल है, लेकिन थॉमस पोग, चार्ल्स बेज, ये सब भी जो हैं ग्लोबल जस्टिस या कॉस्मोपॉलिटन जस्टिस के बारे में बुक लिखते रहे हैं। मॉन्टेस्क ने तो स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा है, सेपरेशन ऑफ पावर। हु इज ऑथर्ड विद द टर्म पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म पर बुक किसने लिखी है या ये कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है। वी ऑल नो कि ये सीबी मैकफर्सन का बुक है। बाकी मैंने ये दिया है जेराल्ड कोहेन भी, जो कोहेन होगा, कोहेन भी एक मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड थिंकर है। सीबी मैकफर्सन भी कनाडा के मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड थिंकर थे। कार्ल मार्क्स भी तो मार्क्सिस्ट थे ही। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड, आई होप कि आप लोग पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जानते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत तेजी से इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं कि आपको एक फील मिल जाए और कुछ कट ऑफ पे भी चर्चा करें। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, वैसे उन्होंने ये कहा था कि जो हॉब्स लॉक की जो लिबरल डॉक्ट्राइन है या लिबरलिज्म है, वो एक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के तरफ ले जाता है हमें, जहां पे कि जो इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटी है, इंडिविजुअल स्वार्थी है, और वो अधिक से अधिक जो है मटेरियल रिसोर्सेज को पोजेस करके हैप्पीनेस को लेना चाहता है। निगेटिव लिबर्टी, निगेटिव राइट, इस टाइप। एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लिबरल डॉक्ट्राइन बाय हॉब्स एंड लॉक। Who wrote the book Poverty and British Rule of India, जिसमें कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था दादा भाई नौरोजी ने। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसने लिखा है? ये बुक बहुत फेमस है। मुझे लगता है कि सोशियोलॉजिस्ट आप लोग इसमें से ढूंढ लिए होंगे कि मैक्स वेबर ही होगा, और ये आसान भी हो सकता है, मतलब कई लोगों के लिए। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव बुक किसके द्वारा है? ये तो खासा आसान है, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। When did non-racial voting start in South Africa? आप गेस कर सकते थे, वैसे इसमें डेट बहुत क्लोज है। 1994 में पहली जो वोटिंग अपार्थाइड खत्म होने के बाद हुई, तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो क्योंकि पास है। Which of these concepts were given by Mary Parker Follett? ये भी मैंने बनाया है। इसमें ऐसे स्टूडेंट ने कहा कि कॉन्सेप्ट पूछे थे मैरी पार्कर फोर्ड की, क्या उन्होंने दिया है। तो सर्कुलर रिस्पॉन्स दिया है, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट दिया है, पोजीशन बेस्ड ऑथोरिटी दिया है, सभी उन्होंने दिया है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइनिंग द यूएन क्रोनोलॉजिकली, मतलब किसने पहले किया बाद में किया। तो ये भी आसान है क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। 51 कंट्री जिन्होंने साइन किया चार्टर को, वो उसमें से इंडिया एक है, तो इसीलिए इंडिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद ही आएगा। तो इंडिया उससे ही एक क्रैक हो जाता है। वैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है क्रम, आप देख सकते हैं। Whom did Donald Trump proposed as his Secretary of State? अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं उसमें कौन है? तो इसका सही है मार्को रूबियो। और ये आसान नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि कौन याद रखता है, क्योंकि उन्होंने सीरीज ऑफ अपने जो टीम है उसकी घोषणा की है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कुछ स्टूडेंट ने याद रखा हो। Which US president other than Donald Trump has won 2 non-consecutive presidential election? देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है 2020 में हार गए थे, और फिर 2016 में जीते थे, 2020 में हारे, और फिर जो है वो जीते। इस तरह का जो है इनसे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड ने ये चमत्कार किया था, जो कि 85 में जीते और फिर उसके बाद 1893 में जीते। तो क्लीवलैंड। डिफिकल्ट। इटली की जियोर्जिया मेलोनी किस पार्टी को बिलोंग करती है? ये आसान होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अभी न्यूज में था, ब्रदर्स ऑफ इटली। ये एक तरह की राइट पार्टी है, फार राइट तो क्या कहें, लेकिन हाँ राइट पार्टी है, राइट विंग पार्टी है इटली में।
अभी जॉर्जिया मेलोनी जो है प्राइम मिनिस्टर है, इसी पार्टी की है। व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक किसने लिखा? ये काफ़ी आसान होना चाहिए जिन्होंने कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट थोड़ा भी ठीक से लिखा है। व्हील ऑफ हिस्ट्री लोहिया की बुक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 ग्रांट करता है। विच आर्टिकल स्पोक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटी? आर्टिकल 29 और 32 जो है वो बिलोंग करता है माइनॉरिटी के राइट से, जिसमें कि 29 जो है उनके लैंग्वेज स्क्रिप्ट इन सब के प्रोटेक्शन पे, और 30 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फर्दर करने के लिए खोल सकते हैं। तो 29। MC राजा ऑफ मद्रास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ये खासा डिफिकल्ट हो सकता है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसके वो फर्स्ट प्रेसिडेंट पे थे, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो ये सही है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स? तो इस टाइप की थे। अब इसमें कुछ मैंने दिया है, कुछ स्टूडेंट रिकॉल कर पाए हैं। ये सब जो है ट्रेजेडी है, इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल ट्रेजेडी, कुछ तो इसमें से न्यूक्लियर पावर प्लांट के फॉल्ट से है या लीक से है, और कुछ गैस लीक से। तो ग्रीन पीस फाउंडिंग या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी है 1971। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट भी जो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट थी, ये 1979 की भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन भूल सकता है इंडिया में? चेरनोबिल कोई नहीं भूल सकता है। चेरनोबिल मुझे लगता है रसिया या यूक्रेन में है ये चेरनोबिल। और फुकुशिमा आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जापान में है। अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट एक्ट क्रोनोलॉजिकली? ये भी पूछा गया था, इसमें कुछ मैंने दिया है, कुछ स्टूडेंट रिकॉल कर पाए हैं। तो जो IC 814 जो नेपाल से आ रही थी काठमांडू से, वो तो कोई नहीं भूल सकता है इंडिया में। ये 1999 में हुई थी, न्यू ईयर के ठीक मतलब न्यू मिलेनियम के ठीक पहले। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 13 दिसंबर को 2001 को, मॉस्को थिएटर मैसाकर। अब 2002 में, ओके, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। टेररिस्ट अटैक इन न्यूजीलैंड जो है ये भी बहुत भीषण था। उसके थोड़े ही दिन बाद जो टेररिस्ट अटैक जो है श्रीलंका चर्च पे भी होता है। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कहाँ कब हुआ था? तो ये सभी जानते हैं, 1968 में 20-20 साल पे होती है। सेकेंड 1988 में हुआ। फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उभर के आता है, मतलब इवॉल्व होता है। सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1988 से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है 2008 में हुई, जहां गुड गवर्नेंस चर्चा में आया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो है अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट से, ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत सही है शायद ये ऑप्शन, लेकिन पंचायती राज तो नहीं है, वो 73rd है। लेकिन सबसे सही है अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज जो है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे रिलेटेड है 74 अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। एंटी डिफेक्शन एक्ट कब आई? 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, ये सब 1985 में हुआ, राजीव गांधी जी के टाइम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ औरबिंदो? श्री औरबिंदो। तो श्री औरबिंदो की लाइफ डिवाइन है, कर्मयोगिन है, सावित्री है, लीजेंड एंड सिंबल है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं कि नेहरू जी की बुक है। वन डायमेंशनल मैन किसने लिखा है? ये तो पहले भी इन्होंने पिछली बार भी पूछा था, हर्बर्ट मार्क्यूस। वन डायमेंशनल मैन इंटरेस्टिंग, आपको इतना जरूर जानना चाहिए कि इन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से आइडियोलॉजिकल एक वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया 2 आइडियोलॉजिकल कैंप में बट गई थी, तो मतलब कि एक जो इंडिविजुअल है, ह्यूमन है, उसको कोई आइडियोलॉजिकल आज़ादी ही नहीं है। वो प्लूरलिज्म को मतलब खत्म कर दिया इन्होंने। या तो वो लिबरल होगा, लिबरल कैपिटलिस्ट होगा, या वो कम्युनिस्ट होगा, मतलब या आप कम्युनिस्ट कैंप में होगा तो उसकी एक अलग जो है सोशलिस्ट थॉट होगी, या वो लिबरल कैंप में होगा तो कैपिटलिस्ट थॉट होगी। तो वन डायमेंशनल हमारे थॉट को बना दिया गया, रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट या आइडियाज कह सकते हैं, आइडियोलॉजी। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच? तो ये तो मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि ये मैचिंग थी, ये सब मैंने उसको चेंज किया है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो और अधिकतर को मैंने सही कर दिया है, जिससे कि आपको नॉलेज मिले। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है फर्स्ट इन्वायरमेंटल ट्रीटी मानी जाती है 1959। ABM ट्रीटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 1972, आउटर स्पेस मिसाइल बाय 1967 और PTBT 1963।
काउंटर हेजोमनी एंड कॉन्सेंट ऑफ द मासेज इज एसोसिएटेड विद विच थिंकर। ये तो मतलब लड्डू टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे ही आपको हेजोमनी आया और कॉन्सेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉन्सेंट, तो ये ग्रामस्ची से आता है। कैच ऑल पार्टी किसने कहा है? वी ऑल नो, ऑटो क्रिकहैमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ईवी, नायकर, पेरियार, जस्टिस पार्टी, डीके, द्रविडियन मूवमेंट, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। हिंदुइज्म नहीं आएगा क्योंकि वो हिंदुइज्म को उन्होंने त्याग दिया था। तो ऑटो कैरखेमर तो वी ऑल नो, सब लड्डू क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंस किसने लिखा है? ये वो थिंकर ने लिखा है, हेनरी डेविड थोरू, जिससे कि गांधी जी प्रभावित थे। इनफैक्ट गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने काफी थोरू की इस बुक से लिया था। Whom of the following criticize आर्यनिज्म? यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है। आर्यनिज्म, ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। अगेन जो है पेरियार, नायकर। तो दूसरा क्वेश्चन ये उनसे पूछा गया था। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग WTO DGs। ये पहले भी पूछा गया है इसी टाइप का, फिर इस बार इन्होंने पूछ दिया है और ये खासा डिफिकल्ट है, कौन याद रखता है। लेकिन यदि आप ये याद रखें कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे वो रेनाटो रेगुरियो थे, और यदि ये दिया गया होगा, मैं गेस करता हूं कि दिया गया होगा, तब ये आसान हो जाता है। और ये जो है लास्ट हैं, अभी जो हैं वो लास्ट हैं, तो ये इनका क्रम है, आप देख सकते हैं। डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए किस एक्ट के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में दिया गया था? वी ऑल नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसमें याद रखना चाहिए कि 1919 जो मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म था, उससे सिख और कुछ और कम्युनिटी को दिया गया था। 1935 से तो बहुत सारे और कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट, दलित और बहुत सारे और कम्युनिटी को, मतलब प्रोग्रेसिवली मुस्लिम को 1909 में दिया गया, सिख को 1919 में, औरतों को दिया गया, दलित को दिया गया, और कई माइनॉरिटीज को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था प्रोग्रेसिवली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में कॉलोनियल इंडिया में। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी क्रोनोलॉजिकली। ये बहुत ही आसान हो सकता है। वी ऑल नो कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में ही बन गई थी। GVK राव 1985 में प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। अशोक मेहता कमेटी जनता गवर्नमेंट ने 1977 या 78 में बनाया था। और सिंघवी राजीव गांधी जी के टाइम में 1986 में बने थे। थुंगन सबसे बाद में है 1998 में, PK थुंगन। हु रोट द ह्यूमन कंडीशन? वी ऑल नो, आना आरेंट। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरेंज द क्रिएशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट, ये सब भी आसान है। इसमें भी स्टूडेंट का कहना था कि तेलंगाना से केवल एक ही ऑप्शन था, सबसे बाद में तेलंगाना है, और एक ही ऑप्शन में सबसे बाद में था। मणिपुर सबसे पहले है, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस फॉर ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो गवर्नमेंट है, इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होती है, स्टेबिलिटी होती है। स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन नहीं होता है, क्योंकि पार्टी के समर्थन पे सरकार डिपेंड नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे पार्टी में उस तरह के विप और डिसिप्लिन जारी नहीं होते हैं कि आपको पार्टी लाइन पे वोट करना है। बहुत ज़्यादा क्रॉस वोटिंग होती है और उसको कोई फ्राउन या माइंड नहीं करता। बाकी सब सही है, चेक एंड बैलेंस होती है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली चुने जाते हैं। तो ये तीनों जो है ये गलत है। मैच बुक्स एंड ऑथर, तो इसमें से स्टूडेंट ने कहना था कि एक ही से हो जाता था। S जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन वे लिखा है और इसी से ये मैच हो जाता है। मैंने ये सब दिया है जस्ट आपको मैच के लिए कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन लिखा है। यजिकल ड्रो ने डेमोक्रेसी ने लिखा है पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, और अतुल कोहली ने लिखा है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। Which of these statements are correct about the नमामि गंगे स्कीम? अब यहाँ पे तो नंबर भी नहीं है, तो आप इसको 49 मान सकते हैं। ये भी स्टूडेंट ने कहना था कि ये इसलिए बहुत आसान था कि एक ही उसमें इनकरेक्ट था और वो था 2004 लिख दिया गया था 2014 को, उसके चलते स्टूडेंट ने इसको आसानी से क्रैक कर लिया। वैसे इसमें से आप ये दो देख लीजिए, नमामि गंगे तो इट इज़ ए फ्लैगशिप, ये तो सही है, इसमें ये गलत है। बाकी पढ़ लीजिएगा। नमामि गंगे की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो एनवायरमेंट फॉरेस्ट ना होकर के ये है जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और फोकस जो इसका है वो इंक्रीज फ्लो का नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका फोकस जो है पॉल्यूशन कंट्रोल और कंजर्वेशन है और गंगा को क्लीन करना है। तो बाकी तीन स्टेटमेंट इसमें सही है।
क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसका भी नंबर नहीं है, आप नंबरिंग खुद कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बनाया है, ये जरूर ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कौन कौन से इसमें सब इवेंट थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का वो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले कैनेडी बिकेम यूएस, सबसे पहले फिडेल कैस्ट्रो बनते हैं क्यूबा के प्रेसिडेंट 1959 में, फिर कैनेडी बनते हैं यूएस के प्रेसिडेंट 1961 में। फिर यूएसए जो है वहाँ पे एक इनकर्सन करवाता है, मतलब उस तख्ता पलट करना चाहता है क्योंकि वो अनईजी फील कर रहा था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने से। बे ऑफ पिग्स इनकर्सन होता है, उसको दबा देते हैं, मतलब उसको सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेते हैं फिडेल कैस्ट्रो। फिर उसके बाद वो गुस्सा होकर के वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करा देते हैं यूएसएसआर के थ्रू, और यूएस जो है इम्पोज करता है नेवल ब्लॉकेट, घेर लिया जाता है क्यूबा को। और फिर U-2 जो स्पाई प्लेन था वो जो है क्यूबा के ऊपर उड़ रहा था, उसको जो है शॉट डेड कर दिया गया। किसने किया था? यूएसएसआर ने। ये इस पर काफी विवाद हुई थी। ये सबसे लास्ट में हुआ है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे भी वो सब मैचिंग थी। मैंने इसको ऐसे लिखा है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल मैच का था और एक ही मैच से मैच हो जाता है। यहाँ पे मैंने सबको सही कर दिया है। कांत क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इस बुक को भी याद कर लीजिए। हेगेल की फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट को याद कर लीजिए। नीजे की बियॉन्ड गुड एंड इविल एंड मार्क्स ने जो लिखा है फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये गलत है, क्योंकि ये बुक जो है मैंने आगे लिखा भी है, मार्क्स ने लिखा था पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए किया है। और फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये प्रॉडन, जो कि एक यूटोपिक सोशलिस्ट, या आप कह सकते हैं कि सोशलिज्म के जो एक यूटोपिक जो फॉर्म हो सकता है, जो मार्क्स ने कहा था। मार्क्स अपने को साइंटिफिक सोशलिज्म कहते थे और इनको यूटोपिक। तो प्रोधन जो है उस टाइप के एनार्किस्ट भी प्रोधन को माना जा सकता है। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जो प्रॉपर्टी है वो एक थेफ्ट है। बाद में मार्क्स ने इससे प्रभावित होकर शायद इन्होंने पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखा, और इसी फ्रेज को उन्होंने टर्न कर दिया कि प्रॉफिट इज थेफ्ट, कैपिटलिस्ट प्रॉफिट इज थेफ्ट। 53 है, विच ऑफ दीज फ्रेजेज और टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिज्म। इस टाइप था क्वेश्चन, मैंने बाकी उसमें जोड़ा है। कुछ हो सकता है इसमें ऑप्शन सही ना हो, तो ट्रेडिशन सही है। चेंज फॉर चेंजिंग ट्रेडिशन बिल्कुल गलत है। चेंज नॉट फॉर चेंजिंग, वो बहुत ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं। स्टेबिलिटी सही है। रिवॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। हिरार्की सही है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो इसमें आप देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन गारंटीड होती है। मेजोरिटी कैन ओवरराइड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, नो, माइनॉरिटी राइट प्रोटेक्ट होते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इज नॉट लिबरल डेमोक्रेसी। सिटीजन इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सही है। स्टेट हैज टोटल कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, नो, स्टेट जनरली जो है इकोनॉमी से थोड़ा सा अलूफ रहता है। नॉट टोटल लिसे फेयर, लेकिन उतना इंटरफेयर नहीं करता। रूल ऑफ लॉ डेफिनेटली होती है। 55 देखिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो नेटिविज्म जो है सही है। गिविंग प्रायोरिटी टू नेटिव्स इंस्टीड ऑफ इमिग्रेंट्स, जो अभी अमेरिका भी अब फॉलो करने लगा है, अमेरिका फर्स्ट। कोलोनियलिज्म है रूल ऑफ फॉरेन लैंड, ठीक है। हेजोमनी डोमिनेंस थ्रू कोएर्सन, गलत है। हेजोमनी जो है डोमिनेंस थ्रू कल्चरल आइडियोलॉजिकल मीन्स है। पैट्रियार्की जो है पावर रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, जहां मैन ऊपर हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, यूएसएसआर इन्वेडिंग अफगानिस्तान 1979, सही है। नाटो बॉम्बिंग ऑन सर्बिया, कोसोवो इन्वेजन किया था सर्बिया ने, तब नाटो ने उस पर बॉम्ब बरसाए थे 99, सही है। यूएसए अफगानिस्तान इन्वेजन सही है। और तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान 2011, गलत है, ये 2 अगस्त 2021 है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, बॉक्सर रिवॉल्यूशन चाइना में होता है, ये सही है। मैक्सिकन रिवॉल्यूशन 1900 में नहीं होकर 1909 में 1910 में होता है, ये गलत है। जापान इन्वेड करता है मंचूरिया को 1931 में, और ये एक्चुअल पूछा गया था। जर्मनी रिकैप्चर करता है राइनलैंड को 1936 में, एक्चुअल पूछा गया। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग यूएन मिशंस, ये भी पूछा गया था इसमें। ये तो बाकी मैंने दिया है, लेकिन ये सही में पूछा गया था, और इसी से ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता था, क्योंकि एक ही में जो है 1956 था जो स्वेज कैनल मिशन था। बाकी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जस्ट आपके ऐसे नॉलेज के लिए। अभी 11 मिशन चल रहे हैं वर्ल्ड में, उसको आपको देख लेने चाहिए, यूएन पीस कीपिंग मिशन। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, कमिटी ऑफ यूएसए एंड इम्पैक्ट, यूएसए से पता नहीं क्यों इतना इन्होंने क्वेश्चन पूछा, यूएसए के प्रेसिडेंट पे, एसेसिनेशन पे, यूएसए के सिस्टम पे।
ट्रम्प एंड ऑल। तो कमिटी ऑन यूएसए जो है पेंडल्टन एक्ट 1883 में बनी थी, बेस्ड उन्होंने मेरिट सिस्टम को लाया वहाँ सिविल सर्विसेज में। हूवर कमीशन से परफॉर्मेंस बजट आती है 1947 में। हॉथरन एक्सपेरिमेंट जो एल्टन मायर ने किया था, उससे जो है वर्कर कैसे बिहेव करते हैं एज ए सोशल मैन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ग्रुप डायनामिक्स, इन सब को देखा गया। तो ठीक है, मॉनिटरिंग वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्राउनलो कमिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी मैंने मैच सही कर दिया है, एक ही से ये मैच हो जाता था। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी थिंकर, बहुत आसान था लेकिन मैंने इसको बनाया है, इसमें से कुछ सही हैं, कुछ हो सकता है लाइक चेस्टर बर्नार्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस सही है, इसी से जो है मैच हो जाता था। बाकी हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये सब एक्चुअल पूछा गया था। पीटर ड्रकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रियलिस्ट थिंकर, इसमें वॉल्ज, मेरसेमेर, EH कार, हॉब सभी रियलिस्ट हैं एक्सेप्ट वुड्रो विल्सन, जिसको आप लिबरल आइडियलिस्ट इंटरनेशनलिस्ट थिंकर कह सकते हैं, जिन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था। क्रोनोलॉजिकली अरेंज दिस लैंडमार्क इवेंट जो इंग्लैंड में हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तरफ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के तरफ इवोल्यूशन। तो मैग्ना कार्टा सबसे पहले, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688, 89 भी कह सकते हैं, बिल ऑफ राइट उसके ठीक बात आई, और फिर यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड होता है 70 यूनियन ट्रीटी कहते हैं, देख लीजिएगा 1707 में। Which of these statements related to feminist issue and movements are correct? तो बेल हुक्स इज एसोसिएटेड विथ ब्लैक फेमिनिज्म, ये तो ब्लैक फेमिनिज्म था लेकिन कौन थिंकर था ये तो मैंने जोड़ा है। 19th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ यूएसए गिविंग वोटिंग राइट्स टू वुमेन्स, ये पूछा गया था। सेनेका फॉल कमीशन पूछा गया था, वाज फर्स्ट वुमेन राइट्स कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो गूगल में डाल के थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। और इससे जो रिलेटेड जो लेडी थी ये एलिजाबेथ कैडी स्टैटन, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो वहाँ फ्रेंचाइज मूवमेंट हुई थी, वो औरतों को जो मिला था 19 अमेंडमेंट्स में, उनमें इनका बहुत रोल था। JS मिल वॉज रेडिकल फेमिनिस्ट, ये गलत है, ही वॉज ए लिबरल फेमिनिस्ट। इंटरसेक्शनलिटी इज द फीचर ऑफ द सेकेंड वेव फेमिनिस्ट, गलत है, ये थर्ड वेव फेमिनिज्म का फीचर था। इंटरसेक्शनलिटी मतलब कैसे एक आइडेंटिटी दूसरे आइडेंटिटी के साथ घालमेल करके आपके जो एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी बनाता है, लाइक कास्ट, कलर, रिलीजियन, लैंग्वेज। दलित औरत होना इज डिफरेंट देन हाई कास्ट हिंदू वुमेन होना। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, सार्क 1985 इस तरह से पूछा गया था। आसियान फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1992, ये शायद गलत दे दिया था। ईस्ट एशियन समिट भी पूछा गया था, इसको शायद गलत दिया था, ये 2005 में है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में। अरेंज द फॉलोइंग डिग्निटरीज फ्रॉम हायर टू लोअर, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इस तरह से वारंट ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। इंडिया में एक पूरी लिस्ट निकली हुई, आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं इस साइट पे, ये MHA की साइट पे है। तो वहाँ पे कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होते हैं और सबसे नीचे में फिर ऑफिसर लोग, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से आते हैं। उस और टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में भारत रत्न बहुत ऊपर है, तो पहला भारत रत्न आएगा, फिर जो है CEC आएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी ऊपर हैं, फिर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के आएंगे, फिर AG आएंगे, अटॉर्नी जनरल, और सबसे लास्ट में नीति आयोग के CEO आएंगे। तो इस क्रम में तो ये बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग। अरेंज द मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन 2023, सिपरी की एक रिपोर्ट आई, सिपरी मतलब स्टॉकहोम PRI देख लीजिएगा। तो स्टॉकहोम जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिपरी कहते हैं, स्टॉकहोम पीस रिसर्च, आई स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी है सिपरी, बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। वो हर साल निकालती है कौन कंट्री कितना मिलिट्री पे स्पेंड कर रहा है, किसके पास कितने आर्सेनल हैं, कितने न्यूक्लियर मिसाइल हैं ऑल। तो उस बेसिस पे जो यहाँ पे यदि सबसे घटते हुए असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम साउथ कोरिया, फिर यूक्रेन, फिर रसिया, फिर चाइना, फिर USA, इस क्रम में तो USA सबसे अधिक स्पेंड कर रहा है, नेचुरली करता ही होगा, और चाइना सेकंड नंबर पे और रसिया थर्ड नंबर पे।
अरेंज फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आई डोंट नो ये इन्होंने पेपर 1 के बजाय पेपर 2 में क्यों दे दिया। मैंने बार बार स्टूडेंट से पूछा, इनका आंसर पेपर 2 में था। आई डोंट नो। तो इसमें जो है ये क्रम है। अब इसको यदि आप याद रख सकते हैं, ये सब वेरी डिफिकल्ट रूट लर्निंग है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857 में बन जाती है। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी जरूर याद रखिएगा, ये मुंबई में पहली शायद वुमेन्स यूनिवर्सिटी इंडिया में है जो 1960 में खुलती है, SNDT। सेक्सुअल पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, तो ये वी ऑल नो कि केट मिलेट ने लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेकेंड वेव फेमिनिज्म। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए सिस्टम थ्योरी एंड इनपुट आउटपुट मॉडल। जो सिस्टम थ्योरी की इनपुट आउटपुट मॉडल है डेविड ईस्टन का, उसमें इनपुट है, सपोर्ट है जो कि एक इनपुट के फॉर्म में आता है, फीडबैक है, लेकिन डेवलपमेंट और ग्रोथ ये इसका पार्ट नहीं है। सिस्टम अप्रोच में हमेशा आपको ऐसे बना देता हूँ, ये है इनपुट, ये है आउटपुट। इनपुट के फॉर्म में डिमांड एंड सपोर्ट आता है या कॉन्सेंट आता है। यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मिलके एक होल बनाते हैं। आउटपुट होता है, आउटपुट जो है रूल, रेगुलेशन, लॉज, पब्लिक पॉलिसीज हैं, और ये फीडबैक लूप भी बनता है, फीडबैक। 70, क्रोनोलॉजिकली अरेंज दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें तो आसानी से आप कर सकते हैं। एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स जो है ये 26 है, तो सबसे पहले हुआ होगा। फिर 15% सीलिंग लगी थी 91st अमेंडमेंट से। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली 69, उसी से दिल्ली में चुनाव होती है 69 से, तो ये उसके बाद आएगी। लेकिन ये इसलिए बहुत आसान हो गया कि इसमें एक ऑप्शन था, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर वुमेन। हम वी ऑल नो कि ये सबसे बाद में अभी जस्ट हुई है 106th नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो और यही एक ही ऑप्शन में लास्ट था, इसके चलते ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। The Legal Service Authority Amendment Act, which had the provision for setting up permanent लोक अदालत, was enacted in। ये बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप जानते हैं तो जानते हैं। ये 2002 में ये अमेंडमेंट हुआ था। The death of nature, women, ecology and scientific revolution is written by। ये भी डिफिकल्ट है, आप यदि जानते हैं तो जानते हैं, कैरोलिन मर्चेंट। शायद आप गेस कर सकते हो। तो दो डिफिकल्ट क्वेश्चन। Who conceptualized bureaucracy as exploitative class structure। तो ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लॉयटेटिव क्लास स्ट्रक्चर के रूप में कार्ल मार्क्स ने देखा था। विच आर द फीचर ऑफ कम्युनिज्म। तो इसमें आप देखिए एब्सोल्यूट इक्वलिटी, क्लासलेस स्टेट, कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, वैनगार्ड पार्टी। आपको यदि कंफ्यूजन है कि वैनगार्ड पार्टी होता है, यस, कम्युनिज्म में भी जो है लेनिन के यदि आप और बाद में देखें माओ जेदांग, तो एक वैनगार्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है लेबर क्लास को मूवमेंट के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए। और केवल ये इन्होंने एक ऐसा सही में ऐसा दे दिया था, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के बजाय प्रिस्टली क्लास। इस टाइप की यूजीसी नेट देता है लड्डू टाइप के, इसको आप केवल अलग एक को केवल आप इनकरेक्ट करते क्वेश्चन क्रैक हो जाता। हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये बेहद आसान है, पहले भी पूछा गया है, पीटर ड्रकर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन विच ईयर। ये गांधी जी का आइडिया था, इन्होंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था 1941 में, बाद में 45 में भी उन्होंने इसको अलग ढंग से इंप्लीमेंट किया था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम मतलब कि एक्चुअल भारत निर्माण, मतलब ग्रास रूट से जो है हर इंडिविजुअल भारत के उत्थान के लिए क्या कर सकता है। उनका जो कॉन्सेप्ट था रियल इंडिपेंडेंस का, कि मतलब नई तालीम हो, लोग हाथ से काम करना सीखें, खुद इंडिपेंडेंट बने, कम्युनिटी इंडिपेंडेंट बने, सरकार पे डिपेंडेंट ना रहे, उस टाइप की जो इंडिया बना ही नहीं। तो वो कई जगह कंफ्यूजन है, कुछ कहते हैं 24, कुछ 22, कुछ 31। मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, मैंने 1922 दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें ये तो डेफिनेटली पूछा गया था। बाकी मैंने जो है इसको फ्रेम किया है। यूएन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ है, याद भी कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो आती है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से आती है। WTA जो है 1995 में जो यूरुग्वे राउंड ऑफ गैट संपन्न हुई थी, वहां से निकल के आती है WTA। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी, जो फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट थी, वहां से निकल के आती है। 78, विच ऑफ दीज आर फीचर्स ऑफ द प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन रिग्स थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी या इकोलॉजिकल अप्रोच। तो उसमें हेट्रोजेनिटी था, मतलब हेट्रोजेनिटी मतलब आप कह सकते हैं वेरिएबिलिटी, मतलब एक तरफ बहुत ही मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, दूसरी तरफ जो है
खाप पंचायत, दिल्ली में जो है पार्लियामेंट भी बैठी हुई है और 20 किलोमीटर पर खाप पंचायत भी। फॉर्मलिज्म है, मतलब रूल अपनी तरह है और प्रैक्टिस अलग, मतलब कि जो जो रूल की जो दुनिया या थ्योरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क। सेलेक्टिविज्म भी इसमें दिखता है। सेलेक्टिविज्म कई तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरिट बेस्ड ना होकर सेलेक्टिविज्म है, या रूल यूनिवर्सली अप्लाई ना होकर के सेलेक्टिव एप्लीकेशन हो रहा है। यू शो अस द फेस, आई विल शो यू द रूल। तो सेलेक्टिविज्म भी है। अटेनमेंट भी इसमें आता था। अटेनमेंट मतलब ये होता है जैसे कि एक आईएएस का एग्जाम है, आपने एक एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद 35 साल तक जो है केवल आप उसी बेसिस पे आपको जो है रिवॉर्ड मिलते रहता है। जबकि जो 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 डेवलप्ड सोसाइटी है, जो इसको डिफ्रैक्टेड कहते हैं फ्रेडरिक्स, वहां पे अचीवमेंट के बेसिस पे होता है कि जैसे कि इलन मस्क ने अचीव किया लाइफ में तो उनको जो है एक बड़ा पद भी मिला है। लेकिन इंडिया में क्या होती है कि आप अचीवमेंट के बजाय अटेनमेंट पे होती है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम में क्या अटेन कर लिया, पदवी या कोई उपाधि या कोई एग्जाम, उससे। यूनिवर्सलिज्म केवल इसमें नहीं होती है, पर्टिकुलरिज्म काफी ज्यादा। यूनिवर्सलिज्म मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल रेगुलेशन लॉ नहीं होकर के यू शो अस द फेस, आई विल शो द रूल, इस टाइप की होती है, सेलेक्टिविज्म है। 79 व्हेन वाज द 19 सीसीपी कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना हेल्ड, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस होती है। आई डोंट नो क्यों इन्होंने पूछा है, और ये बेहद डिफिकल्ट है। 2017 में 19वां होता है। Consider the following statement about ecologism and identify the wrong one. Ecologism talks about sustainability of only the present. गलत नहीं, present and future सभी. It covers the relationship between all the living and dead being of the nature. ये बिल्कुल सही है। जो dead भी हो गए हैं, जो आने वाले भी, उन सब के बारे में बात करता है। It considers human being are the master of nature. No, ये सोच, इसका ये कहना है कि human are nothing but just creature of nature and one of the being in the nature. Ernest Haeckel coined the term ecology, सही है। Rachel Carson is an environmental conservationist, बिल्कुल सही, इन्होंने बुक लिखा था Silent Spring। 81 how many pairs are correctly matched? तो global IT powerhouse और year of formation, yes, ये पेपर 1 नहीं पेपर 2 में पूछा गया है। क्यों? I don't know। ये सब सही मैंने जस्ट लगा दिया है। इस टाइप का पूछा गया था गूगल 98 में, माइक्रोसॉफ्ट, अब इसमें से माइक्रोसॉफ्ट जरूर था, अब और क्या था, शायद फेसबुक भी था। सो दीज आर द ईयर जबकि ये बने। अब इनका नेम भी बदल चुका है, गूगल अल्फाबेट इंक कहलाता है और फेसबुक मेटा इंक। 82 विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर इज करेक्ट? तिलक वॉज ए मॉडरेट लीडर, ये एक्चुअल ये स्टेटमेंट था। अब ये तिलक के बारे में कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर तिलक के बारे में कुछ स्टेटमेंट थे जिसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट था कि ही वॉज ए मॉडरेट लीडर, उसी से वो क्रैक होता था। कुछ का कहना है कि इस फॉर्म में था जैसा मैंने दिया है। तिलक वॉज नॉट ए मॉडरेट लीडर, ही वॉज एन ए मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मतलब मॉडरेट नहीं, रेडिकल। बिपिन चंद्र पाल वॉज रिवाइवलिस्ट नेशनलिस्ट लीडर, ये सही है। कौटिल्य बिलोंग्स टू धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, गलत है। अर्थशास्त्र ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। सावरकर रिजेक्टेड टेरिटोरियल नेशनलिज्म, गलत है। वो ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, लेकिन ही डिड नॉट रिजेक्टेड टेरिटोरियल नेशनलिज्म, टेरिटरी भी उसका एक पार्ट था उनके राष्ट्र का। 83 हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? अगेन मैं कह रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन ना हो कि मैचिंग था लाइक दिस। मनमोहन सिंह विजिटेड चाइना 2013, राजीव गांधी विजिटेड चाइना। जब वॉर हुआ इंडिया और चाइना का, तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो उस वॉर के बाद गए चाइना वो राजीव गांधी थे। अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड 2003, नरेंद्र मोदी जी विजिटेड 2018, जवाहरलाल नेहरू 1954। तो कई लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना, तो वो तो नेहरू जी होंगे ही। यदि ऐसा पूछा गया तो लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इंडियाज ट्रीटीज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एंड ईयर। इसमें स्टूडेंट ये बता पा रहे हैं कि यूएसएसआर वाली थी, बाकी मैंने अपने से जोड़ा है। यूएसएसआर के साथ 71 में होती है, चाइना के साथ होती है, यस, पंचशील वॉज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। नेपाल के साथ 1950 में और भूटान के साथ 1949 में। 85 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? हॉब्स, ये एक्चुअल में ये पूछा गया था हॉब्स लवाइथन, और इसी से ये क्रैक हो जाता था। कैन यू इमेजिन, इतना इजी क्वेश्चन होगा। मैंने बाकी आपके आगे के एग्जाम के लिए दिया है फ्रेडरिक हैक, लिबर्टेरियन थिंकर, द रोड टू सर्वडम, वेरी फेमस बुक। थॉमस पेन की बहुत फेमस बुक है, लिबरल थिंकर थे, राइट्स ऑफ मैन 1791। एलेक्स डी टॉकवेल की वेरी फेमस बुक डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की एक ग्रंथ। 86 हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच? ये एक्चुअल में पूछा गया था ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। बाकी मैंने दिया है आपको जानकारी के लिए आगे एग्जाम के लिए। मॉरिस जोन्स ने उसी टाइप की बुक लिखी थी, पार्लियामेंट इन इंडिया।
रजनी कोठारी ने बुक लिखा स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सुदीप्ता कविराज ने लिखा द इंचैंटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिया। 87 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर एट्रीब्यूटेड टू हेगल? स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये बिल्कुल सही है। रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल, बिल्कुल सही है। ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। दिस इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इज एक्चुअली फ्रॉम हेगल, लेकिन ये नहीं है। द इंडिविजुअल इज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो स्टेट को सब कुछ मानते थे, इंडिविजुअल उसका एक लिब है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैंने ये ऐसे स्टूडेंट ने इतना कहा कि सर एनवायरमेंटल लॉ को अरेंज करने के लिए दिया था, ये सब मैंने आपके जानकारी के लिए दिया है। दीज आर द लैंडमार्क एक्ट already arranged chronologically. Wildlife Protection Act 1972, Water Pollution, Water Control of Pollution Act 1974, Air Control of Pollution Act 81, the Forest Conservation Act 80 और Environmental Protection Act 86। आपको कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। So dear student, this is the last slide। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए, जो मुझे समझ में आया है अपने ग्रुप के स्टूडेंट से बात करके कि पेपर 1 वाज कॉमन सेंसिकल बट ऑफ ट्रैक, मतलब जो पहले जिस टाइप के पेपर आते थे वैसे नहीं है। इसके चलते पेपर 1 में मार्क्स कम आएंगे। पेपर 2 वाज इजी, लेकिन आपने देखा कि 8, 10 या 15 क्वेश्चन बिल्कुल बाउंसर थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पेपर 2 जो है, पेपर 2 यदि मैं कहूँ तो इसमें मैं जेआरएफ और जनरल की बात करता हूं, बाकी सब आप उसके नीचे ला सकते हैं। पेपर 2 में 75 to 80 विल बी गुड मार्क्स और पेपर 1 में above 32 to 35 विल बी गुड मार्क्स। यदि इन दोनों को हम अपर लिमिट ले लें, दोनों का 35 और 80, तो 115 बनता है जो डेफिनेटली आपको जेआरएफ कराएगा इस बार। लेकिन इसका लोअर यदि हम लेते हैं 32 और 75, तो ये कितना बनता है 107। तो 107 से लेके 115 के बीच में कुछ भी कट ऑफ जाएगा। इसका मतलब इसको डबल कर दीजिए, इसका मतलब कट ऑफ जो है 214 से लेके 230 के बीच में हो सकता है मेरे अनुसार से दिस टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि सर नेक्स्ट जून बैच की कब से करेंगे टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग, तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल करें। यदि बहुत लोग मेल करेंगे तो मैं सोचूंगा, नहीं तो हो सकता है कि केवल जो है उसके लिए 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर के आए। एंड यदि आप CUET PG दे रहे हैं या आप CUET PG बैच ऐसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आई कैन टेल यू आफ्टर दिस 4 पेपर कि CUET PG बैच भी आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा जितना नेट JRF का बैच। तो मेरे हर स्टूडेंट जो सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट JRF देना चाहते हैं या मतलब UGC नेट देना चाहते हैं, वो मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, ज्वाइन दिस बैच। यू विल एंजॉय, आई गारंटी दिस। और इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं मेल, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर। इसमें ऑलरेडी कुछ पेपर हो चुके हैं, लेकिन आपको एक्सेस मिलेंगे सारे पेपर के, सारे रिकॉर्डेड सेशन की। आप कुछ भी लूज नहीं करोगे और ये मार्च तक ये बैच चलेगा। यू कैन रीच मी थ्रू दिस, यू ऑल नो। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके प्रश्नों के जवाब देने के, यदि वो 1-2 लाइन में ऑब्जेक्टिवली दिए जा सके तो। मिलेंगे चलिए किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव नाइस टाइम। एंड यदि आपने एग्जाम दिया है तो रिलैक्स, एंजॉय एंड डोंट बॉदर मच अबाउट द रिजल्ट। आपने अपना काम कर लिया, नाउ मूव अहेड। 1-2 दिन रिलैक्स के बाद आगे बढ़िए, इसके पीछे मुड़ के मत देखिए।